और आज इस कार्यक्रम को अपने विचारों से लोगों को अवगत करेंगे श्री प्रमोद जी। बसे वो देवता बनकर ज़माने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर ज़माने के ख्यालों में, उसी के नाम का चर्चा अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम का चर्चा अंधेरों में उजालों में। सूरज भी ना चमकेगा उसकी शान आगे, सूरज भी ना चमकेगा उसकी शान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उसी इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उसी इंसान के आगे। आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है, कभी जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे। इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की, देश पर बम मिटने वाले वीर वीरांगनाओं की। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान की। संसार सजाया है प्रभु पजमेश्वर ने, संसार सजाया है। आर्य समाज के प्रधान श्री विश्व बंधु जी वीर से दो शब्द में मुझे प्रोत्साहन दिया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
संसार सजाया है। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, पल पल चलना जीवन की निशानी है, पल पल चलना जीवन की निशानी है। एक बात लगाया है, एक बात लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। पर्वत ये सुहाने हैं, पर्वत ये सुहाने हैं, जितने ये ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं, जितने ये ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, परमेश्वर ने संसार सजाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। धरती का खजाना है, धरती का खजाना है, कितना है धन किसमें पहचाना है, कितना है धन किसमें पहचाना है। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। प्रभु पवन बहाता है, प्रभु पवन बहाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को जलाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को जलाता है। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। कोई प्रभु से महान नहीं, कोई प्रभु से महान नहीं, उसके बराबर भी किसी
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक और छोटा सा भजन, 5 मिनट का भजन महर्षि दयानंद जी की महिमा का मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर
यतीमों के खाबों पे मरहम लगाने तड़पते दिलों को दिलासा दिलाए पथिक दर्द दिल की पथिक दर्द दिल की दवा बन आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया दुखी बेबसों का सखा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया दुखी बेबसों का सखा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा संघ के प्रचारक हैं और विद्या भारती के अंदर जो ये हमारा नॉर्थ का क्षेत्र है जिसमें 5 स्टेट्स आती हैं उसके संगठन मंत्री इस नाते काम देखते हैं और बहुत ही समय जो है वो सोसाइटी को समाज को देते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित कर दिया, शादी नहीं कराई, परिवार नहीं बनाया और पूरी तरह से समाज को ये काम कर रहे हैं। और ये विद्या भारती वो संस्था है जो भारत के अंदर एकल विद्यालय से लेके बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन तक 25,000 के लगभग जिसके पूरे भारत में विद्यालय हैं, तो ये बहुत बड़ी संस्था उसका काम करती है। इनके साथ श्री विजय कमल BS कमल जी हमारे चंडीगढ़ में काफी बड़ा विद्या भारती का स्कूल चलता है, उसके माननीय डायरेक्टर हैं। और आज की हमारी जो मुख्य वक्ता है वो बहन प्रतिभा जी चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। एक बड़ी समाज सेवी परिवार से इनका नाता है। हमारे बड़े ही प्रेरणा स्रोत माननीय जितेंद्र वीर गुप्त जी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बड़े समाज सेवी संगठन से जुड़े रहे, उसके पैटर्न रहे, उनकी सुपुत्री हैं। और चंडीगढ़ में एजुकेशन के बाद इन्होंने GCG जो 11 सेक्टर में कॉलेज है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही और उसके बाद पंचकुला 14 सेक्टर के गवर्नमेंट कॉलेज से एज प्रिंसिपल रिटायर हुई और आज हमारे बीच में है। बहन जी का तो मैं विशेष रूप से धन्यवादी रहूंगा। जब इनको मैं बुलाऊंगा स्टेज पे तो मैं कारण बताऊंगा क्यों। और इनके साथ में हमारी बड़ी बहन डॉक्टर मीरा मोदी जो चंडीगढ़ से ही है, रहने वाली पीछे से सरहंद की है, लेकिन पूरा जो कर्म भूमि है इनकी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ देव समाज इंस्टीट्यूशन से एज प्रिंसिपल वहां से कॉलेज से रिटायर हुई और आज बहुत सारा समय जो है अपना समाज सेवा में देती है। तो ये मंच का परिचय आप लोगों के बीच में मैंने रख दिया और अब मैं सीधा कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए 1-2 चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। हमारे जो प्रधान जी हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा और आज की तारीख में तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का नाम जो है वो पूरे भारत में जाना जाता है क्योंकि एक बहुत ही विजनरी लीडर गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने भारत को दिया। आचार्य देवव्रत गवर्नर ऑफ गुजरात, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और वो पहले हिमाचल के गवर्नर रहे और अभी गुजरात के गवर्नर हैं। ये जो गवर्नर साहब हैं ये एक्चुअल में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही काम करते थे, पहले आप लोगों की तरह पढ़ाने का काम करते थे, वहां के प्रिंसिपल थे। और विश्व बंधु जी इस गुरुकुल से अपने पूरे परिवार के साथ 2 पीढ़ियों से जुड़े हुए। इनके पिताजी वहां प्रेसिडेंट रहे, फिर विश्व बंधु जी खुद वहां प्रधान रहे और उसके बाद ये वहां मुख्य अधिष्ठाता रहे और उसके बाद अभी भी गुरुकुल के मेंबर हैं क्योंकि खरड़ में रहते। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से, शिक्षकों से इनका संबंध काफी पुराना है, पारिवारिक। तो हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम रखा
कि आजादी का एक अमृत महोत्सव मनाया जाए और उसमें 7 दिन का कार्यक्रम हो, जिसमें अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग काम के प्रोफेशन में लोग जुड़े हुए हैं, सबके साथ ये एक संदेश उन तक पहुंचाया जाए। 2 पर्पस थे इसके। एक तो 75 साल आजादी के हो गए तो खुशी मनाने का समय, जैसे हम लोग अपनी सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, तो ऐसे ही देश की आजादी की ये अमृत काल है, तो अमृत महोत्सव मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। और दूसरा मकसद ये था, जिन लोगों की वजह से ये शहीदी मिली, आजादी मिली, जिनकी शहीदी की वजह से आजादी मिली, जैसे अभी पंडित जी भी नाम ले रहे थे बहुत सारे लोगों का, और हमारे अंदर से एक अलग सा इमोशन बाहर आ रहा था उनके नाम सुनते सुनते, है ना। बच्चों की तरह मैं देख रहा था, बंधु जी सब लोग हाथ खड़ा कर करके बताया था जिसको नाम याद आता था, है ना। और बड़ा प्राउड फील होता था जब भगत सिंह का नाम लेते थे, है ना, लाला लाजपत राय का नाम लेते थे, बिस्मिल जी का नाम ले रहे थे, शरदानंद जी का नाम ले रहे थे, ऐसा लग रहा था अपने किसी बड़े का नाम ले। तो सिर्फ उनको याद किया जाए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के प्रति कृतज्ञता की भावना पैदा हो। तो ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया। तो इसमें हमने बहुत सारे सम्मेलन रखे, अध्यापकों का सम्मेलन, किशोरों का सम्मेलन, युवाओं का सम्मेलन, वकीलों का सम्मेलन, महिलाओं का सम्मेलन, लगभग 26 बैठकें इस पूरे कार्यक्रम के अंदर 7 दिन में होने वाली, जिसमें से 6, 7, 8 हम निपटा चुके हैं, बाकी संडे तक चलेंगे। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य, अध्यापक को देश का भविष्य निर्माता बोला जा सकता है। सही बात है, गलत बात है? अगर ऐसा बोला जाए तो आप सब लोग अध्यापक हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा, क्यों कोई अध्यापक देश का भविष्य निर्माता कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि क्या देते हैं, ये मतलब इस बात का प्राउड तो होना चाहिए कि हम अध्यापक हैं, हम देश के भविष्य निर्माता हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों भाई ऐसा बताइए। आप कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, कोई भी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आपको लगता हो, आपके आसपास पूरे देश में कहीं भी आपको लगता हो इस व्यवस्था में से मैं बड़ा प्रभावित हूं, यह व्यवस्था जब बदली तो उससे मैं बड़ा प्रभावित महसूस करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी व्यवस्था आपको, किसी मंदिर जाते हैं, किसी गुरुद्वारे जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, कहीं की कोई व्यवस्था जो आपको टच करती है, ये सुपर व्यवस्था है, बहुत अच्छी परफेक्ट व्यवस्था है। ऐसी कोई भी नाम लीजिए, है जी, नहीं, मैं व्यवस्था की बात, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात हो रही थी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक समय ऐसा था जब वहां पर बच्चे दाखिल करने के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहे अपने बच्चे को भेजो, कोई भेजता नहीं। और आज वहां क्या होता है, 250 सीट्स हैं और लगभग 8000 एप्लीकेशन आती है। अगर आप गुरुकुल मैं 7 दिन रह के आया वहां, तो मैं वहां से, मैं और मेरी वाइफ यहां बैठे हैं, तो बहुत प्रेरित हूं। अब ये इतनी बड़ी व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, इतनी खराब व्यवस्था से इतनी व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। चंडीगढ़ जाते हैं ना, यहाँ से हेलमेट पहनते नहीं, वहां जाके पहन लेते हैं, यहाँ सीट बेल्ट नहीं लगाते, वहां बॉर्डर पे जाते सीट बेल्ट याद आ जाती है। लगभग ट्रैफिक की व्यवस्था चंडीगढ़ की अच्छी है, मजबूत छोड़िए, वैसे अच्छी है, बुरी है। तो अगर कोई व्यवस्था बनेगी तो उस व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अगर गुरुकुल की व्यवस्था इतनी सुंदर हुई तो आचार्य देवव्रत जी और बंधु जी को उसका श्रेय मिलता है नहीं? बताइए, मिलता है नहीं? तो जो व्यवस्था असली, कोई भी व्यवस्था अगर आप चाहते हैं बदले, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी व्यक्ति को खड़ा होना होगा। अब वो व्यक्ति खड़ा कैसे? शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, अपने जीवन में जितनी लड़ाइयां लड़ी एक भी नहीं हारी, इतने बड़े आतताई मुगल साम्राज्य से लोहा दे दिया, इतनी छोटी बैकग्राउंड से खड़े हुए और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना इतनी बड़ी कर दी। 16,000 किलोमीटर तक का जो एरिया था उसमें हिंदू साम्राज्य खड़ा हो गया, एक व्यक्ति ऐसा बना। अच्छा, शिवाजी के गुरु का कोई नाम बता सकते हैं? शिवाजी का नाम तो हम सब लोग जानते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम बताइए। ये बड़ी समस्या की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। धवल साहब ने हाथ खड़ा किया, बाकी किसी ने नहीं। मैं बोलूंगा तो इतना याद समर्थ गुरु रामदास, सब लोगों को याद आ गया होगा। शिवाजी काम
जब गुरु रामदास से शिक्षा लेके निकले और उन्होंने साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, एक दिन मन में करा के आया। आप लोग एक कहानी सुनाने लग गया, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, ये तो खुद ही बात करने लग गया, लेकिन उनकी बात आपको समझ कर आएगी जब आप कनेक्ट करेंगे, और ये कनेक्टिविटी जरूरी है। समर्थ गुरु रामदास के सामने जाके माथा टेक दिया, गुरुजी मन में करा के आ गया, जैसे आप स्वर्ग की कामना में, मोक्ष की कामना में सन्यासी है, मेरा मन भी सन्यासी बन जाएगा, मैं राजपाट छोड़ना चाहता हूँ, सन्यास लेना चाहता हूँ। आप गुरुजन हैं, आप सब लोग बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं, देश के भविष्य निर्माता हैं आप लोग, इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। समर्थ गुरु रामदास को उनकी मानसिक स्थिति समझ में आ गई, पता चल गया क्या हो रहा है। बोलते अच्छा क्या करेगा, ये राज छोड़ के सन्यासी बनेगा, कोई बात नहीं, तो इसके लिए कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए तेरे जैसा, तभी तो छोड़ेगा। कह रहे इसीलिए आपके पास आया हूं, आपको योग्य व्यक्ति बताओ, मेरे को फ्री करो, मैं राज्य अपना उसको दे देता हूं। आप देखिए उस गुरु का विजन, मेरे को योग्य मानता है, अरे गुरु जी आप कैसी बात करते हैं, मेरे जैसे आपने हजारों पैदा कर दिया, आपसे योग्य कौन, तो ये राज मेरे को दे दे। वो कह रहे थे मेरे तो फ्री हो गया, मैं तो टेंशन फ्री हो गया, ये राज आपका, आप चलाओ। कह रहे बैठ जा, राज किसका, मेरा। कह रहे जी बिल्कुल आपका, आज से मैं तेरे को अपने राज्य के लिए नौकरी पे रखता हूं, अब मेरा नौकर बन के ये राज चला। ये है गुरु। अगर देश को विवेकानंद चाहिए तो देश को विवेकानंद देने के लिए किसी ना किसी को रामकृष्ण परमहंस बनना पड़ेगा। आज दयानंद जी की बात हो रही है, युग पुरुष की बात हो रही है, लेकिन दयानंद पैदा होगा कहां से? जब एक 14 साल के बच्चे के अंदर, एक किशोर के अंदर जिज्ञासा जागती है ना, तो उस जिज्ञासा को शांत करके डायरेक्शन देने वाला चाहिए। इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान पता क्यों हुआ? हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई। गुरुकुल व्यवस्था थी जहां से गुरु भी थे और गुरु के साथ शिष्य भी थे, और गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो अलग था, वो आत्मिक था, प्रोफेशनल नहीं था। जब से अंग्रेजों ने मेघालय की शिक्षा पद्धति यहां लागू की, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो प्रोफेशनल हो गया। गुरु शिष्य की तरफ से नहीं रखता, शिष्य गुरु के से स्नेह करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो संबंध आत्मीय है ही नहीं। बोलते गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े कोट, अंतरात सहारा दिए बाहर मारे चोट, है ना? यहाँ पर बाकी साथ लोगों ने सब अर्थ तो सुने हैं, लेकिन एक अर्थ कभी नहीं किसी ने सोचा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। अगर गुरु शिष्य को नहीं संभालेगा, कुंभ नहीं बनेगा, तो वो शिष्य मिट्टी है। अगर कुंभ नहीं गढ़ा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो टी-शर्ट हो गया या वो खराब हो गया, तो वो मिट्टी रह गया। अगर गुरु शिष्य के लिए गुरु वाली जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो पैदा क्या होगी? कुंभ पैदा नहीं होंगे, घड़े पैदा नहीं होंगे, अच्छे सुंदर बर्तन नहीं बनेंगे, बनेगा क्या? मिट्टी की मिट्टी रह जाएगी। और आज वो हो रहा है। आज का विषय सिर्फ इतना ही है, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम कि हम लोग अध्यापक बन के ना रहें, शिक्षक बन के ना रहें। हालांकि हमने इस सम्मेलन का नाम तो शिक्षक सम्मेलन ही रखा, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी ज्यादा समझ नहीं आता। अगर मैं गुरु सम्मेलन रख देता तो लोगों को लगता पता नहीं कोई बाबा रामदेव जी आ गए, क्योंकि गुरु तो आज की तारीख में वो भगवे वालों को ही मानते हैं जो लोगों को कुछ ना कुछ बताता है। लेकिन गुरु असली कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, जीवन पद्धति सिखाता है। गुरु सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि वो किताबी ज्ञान दे दे। और आज की तारीख में तो मेरे ख्याल अगर प्रैक्टिकल बात करें, जो किताबी ज्ञान है वो तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो एक क्लिक पे अवेलेबल है। एक समय तक नहीं थी, आज तो एक क्लिक करेगा जो मर्जी इन्फॉर्मेशन ले, तो उसमें गुरुओं की जरूरत क्या है? किताबें भरी पड़ी हैं, इंटरनेट पे दुनिया भर का नॉलेज है। नॉलेज प्रोवाइड करना गुरु का काम नहीं है, शिष्य के चरित्र में परिवर्तन आए, ये गुरु का काम है। और किस प्रकार के शिष्य चाहिए, वो गुरु को
देना पड़ेगा और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आज लोग बोलते हैं कि जी चरित्र हनन हो रहा है, पतन हो रहा है, कहां से हो रहा है? शिवाजी के दरबार में एक उनका सिपह सलार एक रियासत जीत के आता है और आके बोलता है कि जी मैं वहां जीता है और आपके लिए उपहार लाया हूं। बहुत सारे हीरे जवाहरात जो भी उपहार देता है और साथ में एक पालकी रख देता है। कह रहा है ये सब चीजें तो ठीक है, इसमें कौन है? कह रहे हैं जो पूरे एरिया की जो सबसे सुंदर स्त्री है उस नवाब की वाइफ है, मैं उसको भी उपहार में आपके लिए लाया। और शिवाजी को पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग सिपह सलार है और इसका मुराद भी डाउन नहीं कर रहा, उसको डांटते नहीं है, पालकी का पर्दा हटवाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। हे मां, अगर मेरी मां भी तेरे जैसी सुंदर होती तो मेरी शक्ल भी थोड़ी सी सुंदर होती। बस इतनी सी बात बोलते हैं। इतना बड़ा मैसेज चला जाता। लेकिन शिवाजी को पैदा कौन करता है? इस शिवाजी को पैदा करने वाला संत गुरु रामदास कितना बड़ा विजनरी हुआ। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाते हैं, उनसे इतने लोग प्रभावित होते हैं। एक स्त्री इतनी सम्मोहित हो जाती है उनकी तरफ, बोलती है स्वामी जी मैं आपसे शादी करूंगी। बता क्यों शादी करेगी? तेरे को चाहिए क्या? मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। कहता मेरे जैसा तो नहीं हूं, मेरे को ही पुत्र बना दे। ये चरित्र है इस देश का, ये इस देश का चरित्र है। और इस देश के इस चरित्र के अंदर आज बलात्कार के ऊपर कानून बनते हैं और इस देश के चरित्र के अंदर आज मोमबत्तियां लेके हम लोगों को घूमना पड़ता है। ये शर्मिंदगी की बात है कि मेरे और आपके जैसे शिक्षकों का फेलियर है, ये मेरे और आपके जैसे अध्यापकों का, गुरुओं का फेलियर है। ये कानून से भी चीजें रुक सकती है, संस्कार से रुकेंगे। संस्कार पैदा कहां से होगा? ये मेरे और आपके मन से होगा। थोड़ी सी ज्यादा बात कर चुका मैं, इतना अधिकार नहीं था मेरे पास स्टेज पे बोलने का, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक चीज की माफी मांगते हुए फिर मैं हमारे मुख्य वक्ता को यहाँ बुलाऊंगा। आज हमारे कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य वक्ता थे उनका नाम है डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी, पद्मश्री डॉक्टर हरमहेंद्र बेदी जी। अनफॉर्चुनेटली कल लेट इवनिंग उनकी डॉक्टर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और आज उन्होंने उसके बाद भी प्रयास किया, लेकिन 8:30 बजे तक सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो अमृतसर से चल के यहाँ पहुंच नहीं सकते थे। मौके पे मेरे को लगा कि इस कार्यक्रम को इतना बड़ा आयोजित किया, आप लोग बड़ी होप लेके आए हो, बड़ी उम्मीद लेके आए हो, तो हमने एक बहुत ही सुंदर वक्ता को हमने बुलाया था परसों हमारे किशोर सम्मेलन के अंदर। आप लोगों ने कार्ड के अंदर नाम देखा होगा, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी। तो मेरे बहन जी को 8:30 पौने 9 बजे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी आप बहुत अच्छे से अपने विषय को रखती हैं, तो क्या आप आज भी हमें समय दे सकती हैं? तो उन्होंने बोला मेरी कई एंगेजमेंट है, विकास को बता कारण क्या है। फिर मैंने इनको अपनी सिचुएशन बताई। तो कमाल की बात है, इन्होंने छोटे भाई को उसी टाइम लबालब कर दिया और एकदम से हाँ कर दी और आज हमारे बीच में है। तो मैं एक बार डॉक्टर प्रतिभा जी को मैं विनती करता हूँ और आप लोगों को जोरदार तालियों में स्वागत करूंगा ताकि वो अपने विषय को हमारे बीच में रखें। डॉक्टर प्रतिभा आदरणीय RS5 के संयोजक जो यहाँ उपस्थित हैं और विद्या भारती के विशिष्ट अधिकारी और सभी अध्यापक जो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ से भी हैं, मैं डॉक्टर बेदी की जगह आज यहाँ खड़ी हूँ। जैसे कि आज अभी विकास जी ने बताया, मैं उनका स्थान तो नहीं ले सकती, बट कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बातें आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश बताऊं। मेरा करियर एज एकेडमिशियन 35 इयर्स का रहा है, तो वो ही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आप सब भी एक शिक्षक हैं। जिस क्षण आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने टीचर बनना है, तो एक मन में कुछ उठता है। क्या मन में आता है? टीचर मीन्स कि एक बिल्कुल ब्लैंक
पेपर मेरे सामने है, इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है, एंड दैट ब्लैंक पेपर इज द चाइल्ड। और सबसे अगर यहाँ पर किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूल्स की टीचर्स हैं तो मेरे ख्याल में जो रोल उनका है, उनके लिए तो जो बच्चे हैं वो टेक इट एज अ मदर, उनको अपनी माँ के बराबर समझते हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चे माता पिता का कहना कम मानते हैं, टीचर का कहना मानते हैं। मम्मी ने कुछ मनवाना होता है, टीचर के पास जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीचर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा आपने वो तो हम सब बहुत बार सुनते हैं कि एक टीचर कंपैशनेट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, उसको रोल मॉडल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इज रोल मॉडल, कि व्हाट वी टीच वी शुड फॉलो, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमें फॉलो करना है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये कि पेरेंट्स या टीचर्स कह देते हैं कि जाओ पढ़ो, या कोई एग्जाम हो गया तो बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे को कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन आप लोगों को घर पे बुलाते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं। जब हम बच्चे को वो वातावरण नहीं दे पा रहे जो उसको पढ़ाई के लिए चाहिए, तो वो बच्चा पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर सकता। और जब सबसे पहले ज्यादा आप सब टेक्नीशियंस हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि जो एक शिक्षाविद होता है वो अपने घर में या उसमें एक ऐसा वातावरण देता है अपने परिवार में कि उसके बच्चे एक्सेल करते हैं। कि सोशल जैसे मैट्रिक में है या बोर्ड में है या और कोई कंपटीशन देना, IIT के लिए देना है या नीट का एग्जाम देना है, तो उसमें उसको ये होता है कि एनवायरनमेंट ये देना है कि नो सोशल लाइफ, नो टीवी, नो सोशल मीडिया। लेकिन उसमें क्या है, बच्चों को तो मना करते हैं लेकिन हम खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर हैज टू बी अ रोल मॉडल। दूसरा, अभी हम सुन रहे थे ये देश हमारे जो जितने भी जो बलिदान दिया देश के लोगों ने, उनके बारे में ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरे बेटे का दोस्त था, और वो जब घर आया तो उससे पूछा, महाभारत और रामायण के कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा हुआ बच्चा लड़का, तो इसमें फॉल्ट किसका है? गलत इसमें माता पिता भी और टीचर्स का भी। आजकल हम क्या देखते हैं कि टीचर्स आर मोर बिजी इन टीचिंग द करिकुलम ओनली, वही पढ़ाने में बिजी हैं जो कि NCERT, CBSE या यूनिवर्सिटी ने एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बता दिया। हम उसको अपनी संस्कृति से जोड़ने, बच्चों को उसके बारे में हम नहीं सिखा रहे हैं। हम सिर्फ हमारा भी एक क्लास में जाते हैं, अपना पढ़ाते हैं, कॉपीज चेक करते हैं, रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को भेज देते हैं, एंड दैट्स ऑल वी आर डूइंग इट। लेकिन हमारा काम इसके अलावा भी है। इसके अलावा आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं कि जब पहले के स्टूडेंट होते थे जो लाइफ में जिनको बचपन में ही एनलाइटमेंट, जैसे अभी उन्होंने बताया स्वामी विवेकानंद थे जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसे जो बड़े महान व्यक्ति हुए हैं वैसे व्यक्ति अब कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को संस्कृति से दूर किया जा रहा है। वो हो रहे हैं और हम उनको उनके पास ला नहीं रहे हैं, हम उनको सिखा नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम बच्चों को, जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि बड़ों का आदर करना है। आजकल टीचर्स का भी ये शिकायत रहती है कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं देते आप रिस्पेक्ट? क्या लगता है कि बच्चों की परवरिश गलत है या बच्चों के संस्कार नहीं है, या क्या बात है कि बच्चे आजकल के रिस्पेक्ट नहीं दे रहे टीचर्स को?
अर्न करनी पड़ती है, उसको लेनी पड़ती है, वो कैसे आएगी जब वो एक अच्छा, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में सही नॉलेज है, उसको कम्युनिकेट करना आ रहा है, बच्चे को बताना आ रहा है, और उसको बच्चे में ट्रस्ट बनाना आ रहा है, या फिर वो एक अच्छा मेंटोर है। आजकल बच्चों को क्यों बच्चे आज इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा है। टीचर इज अ मेंटोर, कि मेंटोर मीन्स कि उसको जिस भी स्थिति में गाइडेंस चाहिए, नॉट ओनली इन स्टडीज, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अगर उसको जीवन की किसी भी स्थिति में उसको हेल्प की जरूरत है तो उसको वो गाइड कर सके। ऐसे मेंटोर्स बहुत कम हैं। कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई हम रिलेटेड टू एजुकेशन करते हैं, उसमें तो टीचर्स आर स्टिल देयर, बट बच्चों, हमारे बच्चे क्यों आज टीनेजर्स या एडोलेसेंट होकर बहक रहे हैं, क्योंकि उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है। श्रेय माता पिता और अध्यापक पे जाता है। हम बहुत लेक्चर सुनते हैं, टीचर नेशन बिल्डिंग करता है, ऑफ कोर्स करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कहते हैं इंजीनियर ब्रिज बनाता है, डॉक्टर पेशेंट ट्रीट करता है, टीचर नेशन बिल्ड करता है, दैट इज ट्रू। बट एक अच्छे सेंस में ये सब करने के लिए एक इंजीनियर है जिसके पास आज सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छी जॉब है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो सब कहाँ से आया? टीचर ने उसको पढ़ाया। एक IAS IPS ऑफिसर्स बनते हैं तो वो कैसे बने? टीचर्स ने पढ़ाया। तो टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट। हमारे तो उसको ऐसा कि भी सुबह स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है और शाम को 2 बजे वापस आ जाना है, दैट शुड नॉट बी, वो हमारा एक वो नहीं होना चाहिए। और जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी हैं, हमारे करेक्टर्स हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि सीता रामायण में थी कि महाभारत में थी, जिसका मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, अगर आज आप क्विज करा लीजिए तो उसमें से 10 बच्चों में से 4 बच्चे तो जरूर ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। तो उसका भी सब हमारे टीचर्स के ऊपर ही जाता है। तो मैं ये है कि ऐसा लगता है, मेरा भी करियर 35 इयर्स का रहा है, तो मैंने भी कोई ऐसा स्टूडेंट अपने करियर में नहीं देखा जिसने बहुत तोड़ फोड़ जिंदगी में किया हो। सब ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मिलते हैं, लेकिन अभी मन में एक बात उठती है कि आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन या स्वामी विवेकानंद, ऐसे महापुरुष, ऐसे जो लोग हैं इंटेलिजेंट हैं, उनके क्या टीचर स्पेशल थे या वो इंटेलिजेंट थे? अब ये क्वेश्चन का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक आइंस्टाइन कैसे बन गए कि टीचर्स ने उनको स्पेशल एजुकेशन दी या ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसे ही जो हमारी टीचिंग है, क्लासरूम टीचिंग में आपका क्या रोल होना चाहिए? पहले आज अभी उसकी बात करते हैं। आज की डेट में, पहले और आज के डेट में बहुत फर्क पड़ गया है। ना आजकल वैसे टीचर्स हैं, ना आजकल वो स्टूडेंट्स हैं, और वो हमने ही बनाए हैं। मैं आपको बड़े बड़े पिछले उदाहरण नहीं दे रही, हमें आज की प्रैक्टिकल डेट में बात करनी है। क्योंकि जब मुझे मालूम है कि व्हेन आई वाज टीचिंग, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है थ्रू आउट, स्कूल टीचिंग नहीं किया, तो मेरा एक प्रिंसिपल है कि जब भी हम क्लासरूम में हैं तो हम सीरियस हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है या थ्योरी हो रही है, तब हमें पढ़ाई की बात करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे एक बार शिमला में मॉल पे मिले, तो वो एक्चुअली तुम स्टूडेंट्स को नहीं पहचानते, जब निकल जाते हैं स्टूडेंट्स तुमको पहचान लेते हैं। उन्होंने मुझे 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे कहा मैम हम आपको बहुत याद करते हैं। तो मैंने कहा किस लिए? मैम
बनाती है, बड़ा गुस्सा करती है, लेकिन हमारे को बच्चों को अनुशासन में लाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आजकल के बच्चों में अनुशासन ये है जो सबसे कम हो गया है, जो उनको हमें लाना है। आप मुझे बताइए, क्लासरूम में टीचिंग में आपको कहाँ ज़्यादा फोकस देना है? आप सभी अध्यापक हैं, आप देते भी हैं, तो आप बताइए। सबसे पहला तो ये है कि यू शुड बी नोइंग योर कंटेंट, कि आप क्लास में क्या बताने जा रहे हैं, आपको कंटेंट पता होना चाहिए। यू शुड बी नॉलेजेबल। बच्चों को आप जब उनको फेस करते हैं, क्या होता है कि चाहे आपने छोटे बच्चों को भी पढ़ाना है, बट उसके लिए भी यू शुड बी वेरी क्लियर कि मैंने इनको क्या कराना है। ये नहीं कि आप सीधा घर से आए और सीधा क्लास में चले गए। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद योर कंटेंट एंड देन विद योर नॉलेज। और वो कैसे होगी? जब आप घर से उसकी प्लानिंग करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे एंड टीचिंग ऑफ प्रोग्राम, और कैसे उसकी टीचिंग करेंगे, जो भी आप उसका करते हैं, एंड देन स्पेसिफिक टीचिंग आउटकम, स्पेसिफिक आईडी। और आपको क्या लगता है, क्लास में सभी स्टूडेंट एक जैसे होते हैं? कोई तो बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं, अच्छा भी करते हैं, और कोई कुछ जीरो होते हैं, बहुत लेजी होते हैं। सो एक टीचर को उनके हिसाब से शी हैज टू चेक इट कि वो किस हिसाब से उनको सिखाएगी। और जनरली आजकल बच्चे शिकायत करते हैं कि वो टीचर बहुत पार्शियल है। आपने सुना होगा कि वो चमची मारता है मैम की, इसलिए वो अच्छा है, लेकिन ये बात टीचर प्रोफेशन में अच्छी नहीं है। हमारा काम सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना है और उनको सही मार्ग दिखाना है। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को अच्छा करता है, हम उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें। वो एक गलत बात है, जिससे कि दूसरे बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और जैसे अब बच्चों की अलग अलग नीड्स हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, होशियार हैं, कुछ कमजोर हैं, तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों की जो डाइवर्स नीड्स हैं, जो अलग अलग जरूरतें हैं, उनको पूरा करें। और आजकल आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्कशॉप्स होते हैं। सो उनका पर्पस भी यही है कि कैसे हम डिफरेंट जो डाइवर्सिटी नीड्स हैं बच्चों की, उनको हम पूरा करें। और वैसे देखा जाए कि अब आप स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स भी बन गए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं पहले से। स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन एजुकेशन में डाउनफॉल हो गया है। उसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार समझें, क्योंकि हमारे में भी वो डेडिकेशन नहीं है। उसी डेडिकेशन से हम आजकल नहीं पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन अगर हम पुराना को याद करें और बच्चों को, अभी मैं एक उस पर बात कर रही थी कि अगर हम बच्चों को फोर्स करके पढ़ाते हैं, फोर्स करने की बजाय अगर हम उनको बताएं कि शिक्षा का महत्व क्या है, कोई लॉजिक्स बताएं उसके पीछे, सिर्फ एक पैसा कमाना का लॉजिक नहीं है, बन जाओगे तुम, बिजनेस करने लगोगे तुम, पैसा कमाने लगोगे, अच्छे नंबर लेना हमारा कोई लॉजिक नहीं है। उनको बताना है कि कितनी शिक्षा का महत्व है, शिक्षा से नॉलेज, ज्ञान की वृद्धि होती है, समाज में समृद्ध और सभ्य बनने का एक तरीका है, दैट इज एजुकेशन। सो ये सब बातें बच्चों को, माता पिता और अध्यापक, तभी स्कूल्स में जो पेरेंट टीचर मीट होती है, पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है, उनका पर्पस यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास माता पिता और टीचर्स दोनों के साथ कोऑर्डिनेट होकर किया जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कई पेरेंट्स दे डोंट पे अटेंशन टू दिस मीटिंग्स, और बच्चा बिल्कुल एक्स्ट्रे हो जाता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता।
तो हमने एज अ टीचर भी बहुत ध्यान देके प्रेशराइज करके उसको करना चाहिए। अदरवाइज गुरु तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहे ही हैं। इवन हमारे जो सेठ कबीर, संत कबीर हुए हैं, उन्होंने भी भगवान से ऊपर गुरु को स्थान दिया है। उनकी वो एक फेमस वो है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू बाओ गोविंद दिए मिला, ठीक है ना। सो इसलिए अब आप अपने आप को प्रिविलेज समझिए कि आज मैं टीचर हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, उसको भी एक निष्ठा से हम उसको करें। ऐसे ही जो आपने सुना है उनका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने भी एक बार कहा था कि आई एम इंडेटेड टू माय फादर फॉर लिविंग, बट टू माय टीचर्स फॉर लिविंग वेल। अच्छा जीने के लिए मैं टीचर्स का धन्यवादी हूँ, और वैसे जीने के लिए मैं अपने फादर का रहती हूँ। तो शिक्षक के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वही जैसे उन्होंने बोला, आजकल इंटरनेट पे, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको एक ढंग से बताना, उसको एक अच्छे ढंग से समझाना, ये एक शिक्षक ही कर सकता है। चाहे वो किंडरगार्टन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी टीचिंग हो। तो अब मेरी डॉटर जो है वो PhD कर रही है, वो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो टीचर ने मुझे ये काम दिया था, उन्होंने मुझे कहा कि ये सब गलत है, अब दोबारा से लिखो। तो ठीक है, रिसर्च वर्क में कई बार हो भी जाता है, तो लेकिन बच्चे के मन में क्या आता है। अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे कहती, आप बताओ ऐसे टीचर्स होते कहाँ हैं जो इतने अच्छे होते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों में यही हो गया है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स नहीं करते हैं। लेकिन हम अगर अपनी जिम्मेदारी समझें, और क्योंकि उनके बिना कुछ हो भी नहीं सकता, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक के बिना वो इंटरनेट से कितना पढ़ लेंगे, वो बुक से कितना पढ़ेंगे, उसको समझाने के लिए, उसको करने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है। माता पिता कितने भी बड़े हों, लेकिन उस बच्चे को स्कूल तो भेजना ही पड़ता है। ये नहीं कि हम इसको घर में ही पढ़ा देंगे, शिक्षा स्कूल में टीचर द्वारा देनी ही पड़ती है। तो इसलिए अपना एक कर्तव्य समझकर, और आप भी समाज में बदलाव भी ला सकते हैं कि बच्चा, आप देखें, अगर आप उसको आज, एक सबसे पहले तो बात है उसमें अपना ट्रस्ट बनाना, कि बच्चे को इतना विश्वास हो जाए कि ये मैम या ये सर मेरे लिए कुछ भी मैं पूछता हूँ तो मेरे को सेटिस्फाई करते हैं। कई बार क्लासेस में देखा गया, बच्चा कुछ पूछता है, पूछना चाहता है, उसको कोई जिज्ञासा होती है, तो उसको बिठा दिया जाता है। वो करने की बजाय उसकी जिज्ञासा का उसको जवाब दिया जाए। इसके अलावा टीचर, जैसे मैंने आपको बताया, कि पढ़ाता है, ज्ञान देता है, फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होमवर्क चेक करता है, फिर फीडबैक देता है। दिस इज व्हाट ऑल टीचर इज? नो, ये सब टीचर नहीं है। वो टीचर है जो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है, बहुत असर करता है। और टीचर का मेन पर्पस क्या होता है? कि उसको एक अच्छा नागरिक बनाना और एक अच्छा इंसान बनाना। सो अपने राष्ट्र के प्रति भी उसके अंदर प्यार जागे, कोई राष्ट्रभक्ति जागे, उसके लिए भी उसको ऐसा उत्साहित। मैंने पहले भी बताया कि हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है स्कूल में। हमें उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम, और क्योंकि हमने उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है। अगर वो अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे? तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टाइल, पाश्चात्य देशों को फॉलो करके वो वैसे जा रहे हैं। कितनों को कुछ पता ही नहीं होता। 15 अगस्त है तो उनके लिए छुट्टी का दिन है, बस सो रहे हैं 12 बजे तक, तो कुछ नहीं है। सो हम बच्चों को अपने जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार
त्योहार हैं या हमारे दूसरे त्योहार हैं, हम उनके बारे में उनको बताएं और उस दिन उनसे कुछ पार्टिसिपेट कराएं ताकि उन बच्चों को उनके बारे उसके लिए कुछ इंटरेस्ट हो। और बच्चों को कुछ विशेष अचीव करने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए हम उनको प्रेरित करें। तो इसलिए हमारा जो पर्पस है वो बच्चों को सही दिशा देना है, लेकिन पहले हमारे अंदर खुद के अंदर भी निष्ठा होनी चाहिए। तो बेशक आप थोड़ी देर पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन दीजिए और सिर्फ किताबी एजुकेशन नहीं, उनको सारी दीजिए। और एक क्योंकि एक जो टीचर है वो 5 इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। एक तो वो करता है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, दूसरा हेल्पिंग हैंड है, वो एक हेल्पिंग हैंड है। दूसरा, एक टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, वो हमेशा सीख रहा है। उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो टीचर बन गया, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो वो एक टीचर हमेशा, और हम लोग एज ए टीचर भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हमें वी आर ऑलवेज लर्नर एंड वी आर ट्राई टू बी गुड मेंटोर, एक अच्छा मेंटोर बनने की कोशिश कीजिए और बच्चों को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन सेंस कि जो वो उनके मन में बनने की इच्छा है उस लाइन में उसको ठीक से गाइड कीजिए। सो इस सब बातों के हम कह रहे थे शिक्षक एक टॉर्च बेरर है जो बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, सब कुछ है, लेकिन उसको बच्चे को एक ये सब हमें मालूम तो है कि टॉर्च बेरर है, नेशन बिल्डर है, सब कुछ है, लेकिन हम कितना उसमें सहयोग दे रहे हैं, हम कितना उसमें कर रहे हैं, वो हमें ध्यान देना है। सो आगे से जो भी जितना हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सैलरी कि यहाँ मुझे तनख्वाह मिलती है, मैंने 5 घंटे स्कूल में रहना है एंड आई फिनिश इट एंड आई गो, नॉट दिस। आप उसको अपनी जिम्मेदारी और अपनी वो बच्चों को की जिज्ञासा को शांत करते हुए उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कीजिए, ना कि उनको कहो कि नहीं ये तुझसे नहीं होगा। ऐसा कभी बच्चों को डिस्करेज नहीं करिए और उनको अपने गोल्स में अचीव करने की करिए। सो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि अगर आप वैसे तो आप ऑलरेडी आप सब पढ़ा रहे हैं और आप सब बहुत कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने का। सो ये थैंक यू सो मच। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट के आएगा। महर्षि दयानंद की कोटेशन है, ये मेरे को एकदम याद क्यों आई, उन्होंने बोला लास्ट वाक्य आपके लिए कि अपना बेस्ट दीजिए। तो जब भी आप देखिए नेचर जो है ना वो अपने आप में परिपूर्ण है और उसके कुछ नियम हैं। नेचर का नियम क्या है? नेचर को आप जो देते हैं वो आपको वापस आता है, लेकिन वो वापस मल्टीप्लाई होके आता है, कई गुना होके आता है। खड़ की ओर से आयोजित आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आचार्य सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सभी समाज सेवक, महानुभाव, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण और आर्य समाज के निमंत्रण पर आए सभी आचार्य बंधु भगिनी, मैं समझता हूँ कि इस हॉल में जितने भी महापुरुषों के चित्र लगे हैं, अगर हम
इन सबको ध्यान से देखेंगे, इनके प्रेरक जीवन को और इनके द्वारा शून्य से सृष्टि निर्मित हुई उस सब का स्मरण करेंगे तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का रोल हम सबको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और आजादी के अमृत महोत्सव की बात अगर करनी हो तो इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में आर्य समाज की इस श्रेष्ठ विचारधारा से जो महापुरुष निर्मित हुए वो देश के लिए अमूल्य संपदा है। लेकिन शिक्षक की भूमिका के रूप में इन सब महापुरुषों को कक्षा कक्ष तक लेकर जाना, क्योंकि आजादी के पश्चात जो शिक्षा, जो सिलेबस हम सबको प्राप्त हुआ उसमें बाकी सब कुछ को स्थान मिला, लेकिन हमारे महापुरुषों को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे गौरवशाली अतीत को उस शिक्षा में बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिल पाया। हमारे शिक्षकों ने जो पढ़ाया, हमारे छात्रों ने उसमें अपनी प्रतिभा के पराक्रम के झंडे बुलंद किए। हमने छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ाया, साइंस पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाया, तो आज नासा में, आज पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भारतीय युवा दिखाई देते हैं। लेकिन हमने मानवता पढ़ाने में कुछ संस्कारों को छात्रों तक ले जाने में कुछ चूक जाने अनजाने में हुई, उस कारण से हम सब चिंतित भी हैं। ऑपरेशन थिएटर पर पहले पेमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट, ये एक प्रोफेशनल का तो स्लोगन हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के अंदर का मानव अगर जीवित है, डॉक्टर के अंदर के मानव को अगर हमने खाद पानी दिया होता एज ए टीचर, तो शायद वो इस नीति पर नहीं चलता। नासा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, लाखों करोड़ों का पैकेज है, लेकिन माता पिता को घर में कमरा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो ठीक ठाक पढ़ाया और उसमें हमारे छात्रों ने अपने प्रतिभा पराक्रम के जौहर भी दिखा दिए, लेकिन हमने मानवता पढ़ाई ही नहीं, हमने संस्कार पढ़ाए ही नहीं। हमने इस देश में श्रवण भी होता था, जो पिता और माता को कंधे पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा भी करवाता था। ये अगर हमने पढ़ाया ही नहीं तो फिर हम अपने बच्चों से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव पर एक और जहां हम चांद के बाद मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी को ले जाने की बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं, 20 मंजिल से लेकर 30 स्टोरी तक भवन निर्माण चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम विश्व को टक्कर देने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, हम सब के लिए बहुत संतोष का विषय है और इसके लिए हमें और स्वयं को और हमारे नेतृत्व को बधाई भी देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमें हवा में उड़ना तो आ गया, लेकिन अभी सड़क पर चलना हमने सीखना है।
सड़क में कैसे चलना है ये अभी सीखना शेष है। अर्थात हमने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन बहुत कुछ सीखना और सिखाना शेष है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में जहाँ एक और हमें अपनी प्राप्तियों पर संतोष करने की आवश्यकता है, वहीं हमें जो कुछ प्राप्त करना शेष रह गया उसका चिंतन करना भी आवश्यक है। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में ना पहुंचा। किसी कवि को अपने इस 75 वर्ष के आजादी स्वतंत्रता के कालखंड पर ये लिखना पड़ा कि आजादी का स्वतंत्रता का ये कैसा सूर्य उदय हुआ कि आज भी करोड़ों घरों में स्वतंत्रता का प्रकाश, स्वतंत्रता की किरण नहीं पहुंच पाई है। आज भी 30-40 करोड़ देशवासी ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं इल फेड, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कुपोषित, जहां पर अभी भी और पर्याप्त और संतुलित भोजन और प्राप्त नहीं है। आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनसे जो विद्यालय की पहुंच में नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई छात्र विद्यालय तक नहीं जा पाता है तो ये विद्यालय की ड्यूटी है कि वो उस छात्र तक पहुंचे। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अभी भी करोड़ों बच्चों तक पहुंचना शेष है। एक और बहुत बड़े बड़े भवन की संख्या बढ़ती जा रही है जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है जो चिंता का विषय है। अभी 4 दिन पहले आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, अभी कल भी भारत सरकार ने आर्थिक सर्वे के कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, वो भी हम सबको पढ़नी चाहिए। तो सर्वे में और 4-6 दिन पहले जो कि देश की जो सारी संपदा है, संपत्ति है, 1% लोगों के हिस्से में सिर्फ 40%, यानी अगर 125 करोड़ हमारी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसा है। और करोड़ों देशवासी ऐसे हैं कि जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई बार लगता होगा कि आजादी के अमृत महोत्सव में और शिक्षक विकास ने कहा कि हमें राष्ट्र निर्माता कहते हैं, तो राष्ट्र निर्माता अगर हम हैं तो अभी जैसे बात चल रही थी, फिर हम केवल सिलेबस तक अपने को सीमित नहीं रख सकते। अगर हम अपने को राष्ट्र निर्माता कहते हैं तो फिर राष्ट्र की प्रत्येक समस्या की नब्ज पर हमारी उंगली होना अपेक्षित है, तभी हम राष्ट्र निर्माता कहला सकते हैं। और इसलिए एक राष्ट्र निर्माता के नाते इस देश की कौन कौन सी समस्या हैं, उनका इलाज क्या हो सकता है, इन सब पर भी शिक्षक को ही चिंतन करना है। क्योंकि हमारी शिक्षकों की एक गौरवशाली परंपरा है। वो चाणक्य से प्रारंभ होकर, वो भी किसी विद्यालय में सामान्य आचार्य ही थे, लेकिन संकल्प लिया, निर्णय लिया, सत्ता तक को बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्ता राष्ट्र के लिए एक संकट का सूचक थी। उनकी नौकरी में कोई खतरा नहीं था। चाणक्य तो एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे और आगे भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अगर शिक्षक की भूमिका का ठीक से निर्वहन करना है तो जैसा बताया कि नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, हम बहुत बड़े मिशन पर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इन राष्ट्र की सभी समस्याओं को एड्रेस करना ये भी शिक्षक का ही काम है।
तो कुल मिलाकर समय काफ़ी हो गया है और विषय तो बहुत लंबा है। मैं आखिर 2-3 बातें, हम लोगों ने जर्मनी की चांसलर थी मार्केल एंजल, तो एक बार कुछ उसके प्रोफेसर उनको मिलने आए, तो उन्होंने अपनी सारी बातें सुनी, अपनी यथा कथा बताई। तो सारी बातें सुनने के बाद मार्केल एंजल कहती है कि आपकी सारी बात ठीक है, टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आपका योगदान देश समाज के लिए सबसे अधिक है, टीचर्स कैन नॉट बी ऑर्डिनरी पीपल। तो टीचर्स को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने सबने जरा थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी देने की कोशिश की कि हाँ चांसलर ने हमारे रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन अगले वाक्य ने थोड़ा सा उनका उत्साह बराबर सा कर दिया। उन्होंने कहा कि वाक्य पूरा, तो पूरा वाक्य क्या उन्होंने कहा, बट एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी पीपल शुड नॉट बिकम टीचर्स। इसलिए टीचर्स की, और आजकल जब मैं टीचर से बातचीत करता हूँ तो एक विषय और भी आता है कि हम में से बाई चॉइस टीचर्स कितने हैं, और आउट ऑफ कंपल्सन, अर्थात बनना तो डॉक्टर था, बनना तो इंजीनियर था, अप्लाई तो कई जगह किया था। आप में से कोई ऐसा नहीं है, मेरे को पक्का विश्वास है। तो मैं वैसे जनरल टीचर्स की बात कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि लेकिन सब तरफ के दरवाजे बंद हो गए, कहीं हम लेट पहुंचे, कहीं दरवाजे पहले बंद हो गए थे, कहीं जो भी कारण था, और बाद में टीचिंग में हमें तो लेकिन किसी ने कहा कि चलो जो कुछ भी हो गया, चाहे हम बाई चॉइस हैं, चाहे हम बाई कंपल्सन हैं, लेकिन अब हमें इस श्रेष्ठ प्रोफेशन में आने का अवसर मिल ही गया है, तो लेट्स मेक इट अवर हॉबी, लेट्स एंजॉय टीचिंग। और अगर टीचर ने टीचिंग को एंजॉय करना प्रारंभ कर दिया तो बहुत सारी समस्याएं जो है स्वतः ही हल होती जाएंगी। आज जो बहुत बड़ी चैलेंज है, जैसे अभी बता रहे थे कि टीचर्स को 40 मिनट का पीरियड, मैंने पढ़ाया नहीं है, विकास जी में कहते हैं कि मैंने पढ़ाया, मेरे को पता है कि इसको कहाँ बिठाना है, तो लेकिन मैंने तो पढ़ाया नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं है, लेकिन पढ़ाने वालों की व्यथा कथा सुनने का अवसर जरूर मिलता रहता है। आज टीचर को 40 मिनट तक बच्चों को बैठा के रखना, अपनी बात वो ठीक ढंग से सुने, और जैसा बताया कि रिस्पेक्ट करे, रिकॉग्नाइज करे, तो आज टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और इस कारण से अनेक टीचर्स 40-45 वर्ष के बाद अनेक बीमारियों का को निमंत्रण दे देते हैं, बीपी से लेकर और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की। उसका कारण है कि मेंटल प्रेशर इतना रहता है। तो हेल्दी टीचर कैन मेक ए हेल्दी नेशन, और हेल्दी और फिजिकली भी हेल्दी चाहिए, मेंटली भी हेल्दी चाहिए, स्पिरिचुअली भी हेल्दी चाहिए। और इसके लिए अपने आप को संभालने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अपना शरीर ठीक रखना, अपना मन ठीक रखना, अपने घर की सारी समस्याओं को घर में छोड़कर आना, स्कूल में प्रसन्न चेहरे के साथ आना। हमारी लाखों व्यथा कथाएं होंगी घर में, लेकिन वो घर में ही छोड़कर आना। ये बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो हंसता हुआ चेहरा ही पसंद करता है। तो इसलिए और
आज छात्र को हम केवल उसके दिमाग को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति केवल दिमाग नहीं है। विद्या भारती में तो हमने इसके लिए 5 आधारभूत विषय इंट्रोड्यूस किए हैं सिलेबस के रूप में। आधारभूत विषय क्या कि जो बेसिक है जिससे व्यक्ति बनता है। व्यक्ति केवल दिमाग नहीं है, तो व्यक्ति क्या है? पहले शरीर। आज बच्चे के शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए टीचर के पास क्या उसका समाधान है या मॉड्यूल है? तो अधिकांश विद्यालयों में ना ग्राउंड है, और अगर ग्राउंड है भी तो भी ग्राउंड में ना पेरेंट्स को कोई इसमें रुचि है कि बच्चा ग्राउंड में जा रहा है नहीं जा रहा है। पेरेंट्स भी और फर्स्ट डिवीजन मेरिट और 99 और 95 के चक्कर में फंसे हैं, और उसका प्रेशर टीचर के ऊपर भी है। इसलिए टीचर भी पूरी ताकत सिलेबस जल्दी से जल्दी कैसे पूरा हो, उसको 1 बार 2 बार 3 बार कैसे रिवीजन हो। तो हम वी आर एड्रेसिंग द माइंड ऑफ आवर चाइल्ड। शून्य है, बच्चा अपने रिश्तेदार के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, अपना कमरा में शेयर नहीं करना चाहता, कोई भी चीज शेयर नहीं करना चाहता, अर्थात हमने उसके मन का विकास नहीं किया। फिर बुद्धि, लेकिन बुद्धि भी हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की बुद्धि बताई है, और इसलिए गीता में सात्विक बुद्धि पर ज्यादा जोर दिया है। बुद्धि तो लादेन की भी थी, बहुत तेज ब्रेन था, बड़े इंजीनियरिंग की डिग्री थी, तो बुद्धि तो उसकी भी थी, लेकिन बुद्धि केवल बुद्धि नहीं होती। तो सात्विक बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि से व्यक्ति का, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का कल्याण हो, ऐसी बुद्धि का विकास करना। और सबसे आखिर में है, सबसे आखिर में कि जिस सब के लिए सारी ब्रह्मांड की रचना है, ये सारी जिंदगी का खेल है, वो क्या है? तो वो है आत्मा का विकास, अर्थात अध्यात्म। दुर्भाग्य से 75 वर्षों में हमने अध्यात्म को स्कूल के गेट के अंदर नहीं आने दिया। हमने कहा वी आर ए सेकुलर नेशन, हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी है, ये अध्यात्म जो है ये आश्रमों में होने वाला काम है, ये तो संतों के चरणों में बैठकर होने वाला काम है। यद्यपि संतों के चरणों में बैठकर होने वाला अध्यात्म बहुत अच्छा है, लेकिन विद्यालय को भी अध्यात्म का केंद्र बनाना पड़ेगा, तभी हम सात्विक और जिम्मेदार नागरिक देश को दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर मैं सबको हमेशा भगवान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य समाज ने और यहाँ के अवसर दिया, आप सब लोगों ने धैर्य सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत ही सुंदर तरीके से और बड़े सूक्ष्म शब्दों में इतना बड़ा विषय हम लोगों के बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दत्ता जी। अब हमारे जो विशेष अतिथि हैं वो इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों को बाद में भी याद रखें, उसके लिए हम लोग एक एक समृद्धि चिन्ह इनको भेंट करेंगे ताकि ये लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में उसको लगाएं। और आर्य समाज का ये 7 दिन का जो आयोजन है और उसमें विशेष रूप से जो शिक्षकों का सम्मेलन है उसको ये याद रखें। तो उससे पहले मैं आप लोगों को आगे का जो भी कार्यक्रम है उसकी सूचना दे देता हूँ। 1-2 सूचनाएं मैं समृद्धि चिन्ह भेंट करने के बाद आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि आने वाले जो 4 दिन के कार्यक्रम है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद हमारे प्रधान जी सभी आयोजक लोगों का धन्यवाद करेंगे और उसके बाद शांति पाठ होगा। और आप लोगों से विनती है शांति पाठ तक हमारे में से कोई भी उठे ना। और उसके बाद हम सब लोग आज सामूहिक भोजन करेंगे। आर्य समाज की आयोजक टोली ने हम सब लोगों के लिए आज सामूहिक प्रीति भोज का आयोजन किया है, उसको हम लोग ग्रहण करेंगे। तो मैं
हमारे आयोजक टोली के कुछ सदस्यों से मैं विनती करता हूँ, मैं सबके नाम इकट्ठे ही अनाउंस कर दूंगा क्योंकि फिर समय कम लगेगा, क्योंकि इस अधिवेशन के लिए हमारी कुछ बहनों ने और हमारे जितेंद्र जी ने काफी मेहनत की है, तो मेरा मन था कि उनको भी स्टेज पे आने का मौका मिलेगा। तो मैं कुछ नाम लूंगा, वो आप यहाँ मेरे राइट साइड में आ जाएंगे ताकि ये कार्रवाई जल्दी निपट जाए। और आयोजकों से मेरा निवेदन है, स्मृति जी यहाँ स्टेज के मंच के पास ले आएंगे। पूजा गर्ग, डॉक्टर पूजा गर्ग, माधुरी जी, इंदु शर्मा जी, सपना शर्मा, पूनम जुनेजा जी और पूनम भाटिया जी। इनके अलावा दीप्ति, कल्पना जी, पूजा गर्ग, गुरप्रीत जी, वंदना कंटवाल जी और सीमा बख्शी। ये हमारी इस आयोजक टोली की बहनें हैं और इनको विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए गाइड किया गया। देव जी, विकास सिंगला जी हमारे इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। श्रीमान विजय धवन जी, विष्णु मित्तर जी, उनको सेंटर में ले लीजिए ना, फिर अच्छी आएगी। 2-3 लोग उधर चले। जी मैम, सामने हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष थोड़ा गया आप सब लोग करताल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की आयोजक टोली की कुछ और सदस्य, उनसे मैं निवेदन करता हूं। आप सब लोग ज्वाइन कर लो, आपका मन था एक फोटो खिंचवाने का मौका है, आ जाइए फटाफट। एक और ले आओ मारा जाए। इस पूरे आयोजन में हमारे विजय अग्रवाल जी और गुरु में करूँगा कि इस देश को चरित्रवान नवयुवक और नवयुवतियाँ दें, ये आपके हाथ में है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो विद्यार्थी काल है वो अपने माता पिता दादा दादी की बात इतनी मानता है जितनी आप लोगों की मानता है। मेरे घर में 2 छोटी छोटी पोतियां हैं। मैं एक दिन उनसे कुछ बात करने लगा, उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। कहने लगे, दादू आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा क्यों?
दादू मेरी मैम ने तो ऐसा बताया था, आप ऐसा बता रहे हो। मैंने कहा बेटा आपकी मैम गलत भी तो हो सकती है। कहते ना बिल्कुल नहीं, आप गलत हो सकते हो, मेरी मैम गलत नहीं हो सकती। देखिए आप लोगों का दर्जा कितना ऊंचा है। आपका विद्यार्थी अपने दादा दादी की, अपने माता पिता की, जिनके पास आपसे अधिक समय वो रहता है, उनकी बात को झुठला सकता है, गलत बता सकता है, लेकिन आपकी बात को गलत नहीं बता सकता। तो मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग इस देश को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। थोड़ा सा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आप लोग यहाँ आए, आभारी हूँ आपका, बहुत धन्यवाद। पुनः अगली बैठकों में जब भी समय मिले अवश्य आइए, आपका स्वागत। और अब हम सभी शांति पाठ के बाद भोजन इकट्ठे करेंगे, यह हमारा सौभाग्य रहेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधाय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। एक छोटी सी और सूचना रह गई थी। हमारे पंजाब में एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, गुरु नानक जगत गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला में। और वहाँ हमारी छोटी बहन पूजा, डॉक्टर पूजा वहाँ पर प्रोफेसर हैं। और वहाँ इस यूनिवर्सिटी ने कुछ वेलफेयर के प्रोग्राम शुरू किए हैं, वो आपके नोटिस में आ जाएंगे, तो आपके माध्यम से बहुत बच्चों तक उसका बेनिफिट पहुँच सकता है। तो पूजा Good morning to all, and thank you Vikas Bhaiya for giving such a great opportunity to me. मेरी अभी वहाँ पे सिलेक्शन हुई है जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। इट्स सिमिलर टू इग्नू यूनिवर्सिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन किसी को प्रोवाइड नहीं की जाती। ये पंजाब की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जितने भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैंडीकैप है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे 0 चार्जेस है कि वो बच्चा एजुकेशन गेन कर सकता है। दूसरी चीज है कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, क्योंकि स्पेसिफिक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो जो भी स्कूल टीचर है या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उनके लिए यहाँ पे जो एजुकेशन है, अगर आपने पीजी कोर्सेज करने हैं, आपने यूजी कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं, तो वहाँ पे आपको स्किल्स अपने एनहांस करने के लिए, अपडेट करने के लिए जस्ट 2200 है उसके चार्जेस, जो बहुत नॉमिनल है। आप अपने
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सबके आगे आपके सामने छोटा पत्थर पड़ा। सीधे आप पर जल मंत्र के साथ जल कुछ नहीं